सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर बहुत ही अच्छी खबर। नाज़रीन, एशिया कप का आगाज़ बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा हमने और आपने सोचा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इफ्तिताही मैच में नेपाल को दी है शिकस्त। 238 रन का बड़ा मार्जिन और फतह अपने नाम की है। इस मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग से शुरुआत की। मुश्किलात रही शुरू में, लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ, बड़ा धुआंधार हुआ, जिसमें बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने बड़ी जारहाना बैटिंग की। नेपाली बॉलर्स पर हावी हुए और इसी तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी बड़ा अच्छा आगाज किया। गलबा बड़ा ग्रिप बड़ी अच्छी रखी। एशिया कप में शानदार फातिहाना आगाज के बाद अब पाकिस्तानी टीम श्रीलंका पहुंच गई है और वो घड़ी, सनसनीखेज घड़ी करीब आ गई है जब पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। 2 सितंबर को होगा ये मैच कैंडी के मैदान में और शायकीन क्रिकेट को है इस मैच का बेसब्री से इंतजार। दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप की तकरीबन 40 साल तारीख में खेले गए 15 टूर्नामेंट के किसी भी फाइनल में पाकिस्तान और भारत आपस में नहीं टकराया अभी तक, तो ये खासी दिलचस्प बात भी है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अदादोशुमार और टीमों की हालिया कारकर्दगी की मौजूदा महारत और सलाहियत की बुनियाद पर यह बात तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि एशिया कप 2023 में शाहीनों की कामयाबी के इम्कानात बेहद रोशन है और वो इस मुकाबले में तारीखी तीसरी मरतबा चैंपियन बनने के लिए तैयार भी नजर आते हैं। हम माजी पर नज़र डालते हैं तो अदादोशुमार कुछ इस तरह से हैं कि एशिया कप का 16वां एडिशन मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका में जो खेला जा रहा है। 1984 में शुरू होने वाले एशिया कप में अब तक 2 बार T20 के मुकाबले हुए हैं। पहली बार 2016 और फिर 2022 में इसे मुख्तलिफ फॉर्मेट पर खेला गया था। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत अब तक की सबसे कामयाब टीम है। भारत ने अब तक 7 मरतबा एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है और दूसरे नंबर पर है श्रीलंका, जो 6 बार एशिया कप का फातेह रह चुका है। पाकिस्तान ने 2 बार सन 2000 और सन 2012 में चैंपियन बनने का एजाज ले रखा है। पाक भारत टाकरे में दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 13 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 7 मैचेस भारत के नाम रहे जबकि 5 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। और आखिरी मरतबा 2018 में 2 मरतबा पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, जिसमें से दोनों मैचेस भारत ने जीते थे। तो पाक भारत टाकरे में अब तक सबसे ज़्यादा मजमूई तौर पर जो रन्स बनाए हैं 428 शुएब मलिक ने बनाए हैं। अगर दोनों टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करती हैं तो एक मरतबा फिर पाक भारत मैच होगा 10 सितंबर को। इसके बाद अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं तो शायकीन एक मरतबा फिर 17 सितंबर को ये बड़ा टाकरा दोनों टीमों का देख भी सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल जमील और हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन करेंगे नसीम राजपूत, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो अच्छी खबरें तो आ ही रही हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप ये बताएं कि अभी कल की जो कारकर्दगी है, नसीम साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। उस हवाले से आप कितने मुतमईन हैं कामयाबी के लिए कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त आपको इस एशिया कप में ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रही है। जब से ये टीम मैनेजमेंट आई है जिसमें मिकी आर्थर है, ब्रैडबर्न। मिकी आर्थर तो खैर बाहर रह के कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने पहली अफगानिस्तान की सीरीज में ज्वाइन किया टीम को, लेकिन ब्रैडबर्न ने टीम के माइंडसेट को बदलने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर हम आपको याद होगा भी रिसेंट पास्ट में टेस्ट सीरीज श्रीलंका से खेली, उसमें भी हम 5 रन 6 रन 1 ओवर में बना रहे थे, तो ऐसी क्रिकेट हमने कभी नहीं खेली। फिर हम जो अफगानिस्तान से सीरीज खेल कर आ रहे हैं, वो एक राइवलरी डेवलप हो गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। क्राउड भी लड़ रहा होता है, ग्राउंड में खिलाड़ियों के भी हालात ऐसे ही होते हैं। उस राइवलरी को हमने बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद जीता और एक दुनिया की नंबर 1 स्पिन टीम को, क्योंकि श्रीलंका में स्पिन कंडीशंस मिलनी है, हमने उसको हराया। पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन माइंडसेट के साथ इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा परसों उसमें जाएगा जी। वेयर इज इंडिया इज कंसर्न, उनकी टीम सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। अभी तक आप देखें तो उनके बारे में ये नहीं पता कि उनके कौन से 2 ओपनर्स होंगे,
हमारी क्लास के मुताबिक तो वो माजी का जो दौर था रोहित शर्मा और शेखर धवन का, अब राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन ईशान किशन और शुभमान गिल की सूरत में करेंगे और लेंगे। और क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा शहंशाह अफरीदी से जो है वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं, इसलिए वो 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे, जो इतलात अब तक सोर्सेज से आ रही हैं। हालांकि उन्होंने 3 नंबर पे बैटिंग बहुत कम की, इवन कि उनका कैप्टन जो है वो बैकफुट पे दिखाई दे रहा है कि वो शहंशाह अफरीदी के बारे में सर विविन रिचर्ड्स कह रहे हैं कि वो लीडिंग विकेट टेकर होंगे हर डिपार्टमेंट में। और कल जो पाकिस्तान ने डिस्प्ले शो किया, जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, जहाँ स्लो खेलने की जरूरत थी, स्लो खेला नेपाल के खिलाफ। बाबर आजम बैटर आजम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, दुनिया के टॉप बैटर जिस तरह की कारकर्दगी है। तो पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान इसी माइंडसेट के साथ परसों इंडिया के खिलाफ मुकाबला करेगी और बहुत चांसेस हमारे हैं कि हम इस मैच में पता हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नसीम साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इकबाल जमील, थैंक यू सो मच सर। अभी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, ये क्या लग रहा है आपको कि अभी जो बाबर आजम, जाहिर है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है और उसके ऊपर इंडिया में भी बड़े चर्चे हो रहे हैं, हमने देखे टॉक शोज में बड़ी बातें हो रही हैं और वो डर भी रहे हैं शाहीन शाह से भी, तो क्या लग रहा है आपको कि भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी मैच में? ये तो खैर मैच के दिन पता चलेगा स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन ये मैं नसीम राजपूत की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये वही टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल फ्लॉलेस जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान अभी बायलैटरल सीरीज जीता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और दूसरी बात है, एशिया कप के पहले मैच में जो पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, पूरी दुनिया क्रिकेट को चौंका दिया है। आप नेपाल को ये कह सकते हैं कि अंडररेटेड टीम थी, लेकिन डिस्पाइट दैट जो परफॉर्मेंस दी गई, इफ्तिखार अहमद ने जो परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस दी, जिस अंदाज से पाकिस्तानी बॉलर्स ने खेला, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान नेचुरली एक अच्छी टीम होगी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी अगेंस्ट इंडिया। हाइप अभी से बड़ी क्रिएट हो गई है इंडिया, ये जरूर बात है कि इंडिया के पास एक टॉप 3 जो है वो टॉप के बैट्समैन है, शुभमान गिल हैं, विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा हैं। और ये रोहित शर्मा और शुभमान गिल का जो एवरेज है वो 50 से ज्यादा है ओडीआई में। और एक बात ये भी है कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम भी ये है कि इंजरी हिट टीम है, उनके केएल राहुल बैठ गए हैं, विकेट कीपर थे, उनकी जगह उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी हमें नजर नहीं आएंगे उसके ऊपर। नहीं, नजर आए या ना आए वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केएल राहुल का जो जाना है वो उनके लिए एक ब्लो है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, जसप्रीत बुमराह जो हैं इंजरी के बाद आ रहे हैं और उन्होंने कोई ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने एज ए कैप्टन वो गए थे, उन्होंने बॉलिंग की, तो इनको माइनस कर सकते हैं सर, या इनको माइंड में रखते हुए खेले पाकिस्तानी टीम? नहीं, माइंड में क्यों नहीं रखेगी भाई, पूरी एक प्लानिंग होगी, पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे और मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दैट शुड बी वेरी हाई। यकीनन वो देखेंगे कि कौन से प्लेयर उनके क्या है, इससे पहले ये लोग खेल चुके हैं, ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है, 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन उनका जो मेन जो वेपन होगा इसके अंदर, जिस तरह पाकिस्तान का वेपन है आपके फास्ट बॉलिंग, पेस बॉलिंग, उनके जो वेपन है दे आर स्पिनर्स। जडेजा बड़े अच्छे बॉलर हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छे बॉलर हैं, कुलदीप यादव, दे आर वेरी गुड स्पिनर्स। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को चैलेंज तो सामने होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, वेयर इंडिया के पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। इंडिया अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज से हार के आई है, तो वो लेवल नहीं होगा जो पाकिस्तान का है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट जो बिल्कुल कर्व किया गया है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। अल्लाह ना करे कि कैंडी में बारिश हो, एक्सपेक्टेशन ये हैं कि शायद शावर हो जाए। आज भी जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ है उसमें इंटरप्शन हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। अगर बारिश नहीं हुई तो फैंस के लिए एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी होगी कि दे आर गोइंग टू विटनेस ए ट्रिमेंडस क्रिकेट मैच बिटवीन द टू राइवल्स ऑफ एशिया। बट आई वुड लाइक टू से कि इंटरनेशनली जो है ये जो मैच होगा एक कांटे का मैच होगा और तवक्को यही की जाती है कि बाबर आजम इस जीत के बाद जो कल नेपाल के खिलाफ हुआ है वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के हवाले से ये है। नसीम साहब से मैं सवाल करना चाहती हूँ। नसीम साहब, जिस तरह से इकबाल जमील साहब फरमा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये जो टीम अभी बनी है इस एशिया कप के हवाले से, उससे कितना आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि अभी जो टीम है ये बड़ी बेहतरीन टीम है, इसी के साथ भारत के साथ खेलना चाहिए, इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, फाइनल तक अगर जाता है पाकिस्तान, तो इस टीम के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं?
सारिश, सबसे पहले तो हमारे काबिल एहतराम उस्ताद इकबाल जमील भाई को बहुत सलाम। मैं ये भूल गया था। जैसे आपने बात कही, देखिए पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन इस वक्त बहुत ही सेटल्ड दिखाई दे रहा है। फखर जमान अगर हम देखते हैं तो एक थोड़ा सा हमारा एक ऐसा बैट्समैन दिखाई दे रहा है कि जिसने कुछ पिछली 3-4 इनिंग्स के अंदर रन नहीं किए, लेकिन इज अ बिग मैच प्लेयर और अगेंस्ट इंडिया जो फखर की परफॉर्मेंस रही है वो हम सबके सामने है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जानिब से अगर किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा इस स्लॉट के अंदर परफॉर्म किया अगेंस्ट इंडिया तो वो फखर जमान है। तो हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि परसों फखर जमान की भी फॉर्म बहाल हो जाएगी और वो भी एक बेहतरीन हथियार की सूरत में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इंडिया से मैच हो रहा है, यहाँ पर ना तो हम किसी भी सूरत में इंडिया की टीम को अंडररेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें पाकिस्तान के हक में जाती हैं। नंबर 1, देखिए आप रिसेंट पास्ट में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान की कामयाबी का तनासुब ज्यादा रहा, वरना अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चले जाएं जो फाइनल में पाकिस्तान ने हराया था, हम उनसे मुसलसल हार ही रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उनका एक कॉम्बिनेशन सेटल्ड था। विराट कोहली कैप्टन थे और सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब से विराट कोहली कप्तानी से हटे हमारी सब कॉन्टिनेंट की ये मिसाल है। हमारे यहाँ पे ग्रेट जावेद मियादाद साहब, ग्रेट वसीम अकरम साहब, इन सब के खिलाफ बगावत हो चुकी है। हमारे यहाँ हल्फ भी उठे हैं। जो कंडीशन पाकिस्तान में रही है वो इंडिया में भी है। और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने जो फतवाहत हासिल किए हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा ये भी था कि कोहली और उनके कैप्टन जो है वो एक पेज पर नहीं थे रोहित। तो आप देखते हैं वो एक पेज पे होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब दो बहुत बड़े प्लेयर एक पेज पर ना हो और हम आंगी ना हो तो फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर नहीं होता। ये भी पाकिस्तान को एडवांटेज है। और बाबर को इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त तमाम के तमाम प्लेयर्स। ऐसी सूरत हाल बाबर के साथ नहीं है। और बाबर, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत क्रिकेट हम फॉलो करते हैं, बाबर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। जब से वो माशाल्लाह हज से आए उनका मैच्योरिटी लेवल टोटली डिफरेंट हो गया है। आप ग्राउंड में उनका एटीट्यूड देखें, वो 150 रन बना के जाते हैं तो भी कोई जंप नहीं लगा रहे होते, वो एक नॉर्मल अंदाज से जा रहे हैं, काम एंड कूल है। उन्हें पता है कि इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा साइन यह है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। अगर इंडिया की मैनेजमेंट ने अपने उस माहौल को बेहतर बना लिया तो फिर इंडिया की टीम किसी सूरत भी कम नहीं है। मैं जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, इंडिया की टीम इस वक्त मुश्किलात के 2-4 है। ईशान किशन, शुभमान गिल की सूरत में उनके पास ओपनर है, रोज 3 नंबर पे आ रहे हैं। 3 नंबर पे जो हम अब सोर्सेज से सुन रहे हैं, 3 नंबर पे कोहली बैटिंग करते रहे जो अब 4 नंबर पे जा रहे हैं। और 4 नंबर पे जो श्रेयार अय्यर ने पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए इंडिया के लिए, वो 5 नंबर पे बैटिंग करेंगे। वजह पाकिस्तान का पेस अटैक है जिसकी वजह से वो सेटल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान का प्रेशर अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रेशर गेम होगा और जो टीम प्रेशर अब्सॉर्ब करेगी उसकी कामयाबी के इम्कान ज्यादा होंगे। सूर्या कुमार यादव जैसा बैट्समैन किए, लेकिन वो T20 में इतना परफॉर्म नहीं कर सके। कुलदीप यादव उनकी फिगर होंगे क्योंकि उनके साथ जो उनके एक मेन स्पिनर जो है वो नहीं आ सके, तो जडेजा के साथ कुलदीप यादव ने 2019 में भी, 2019 के वर्ल्ड कप में और 2018 की एशिया कप में बाबर आजम की विकेट ली थी। तो इंडिया में तो ये भी चल रहा है कि कुलदीप यादव वर्सेस बाबर आजम। इंटरेस्टिंग मैच। जो टीम अपनी नर्व्स को काबू में रखेगी, प्रेशर बर्दाश्त करेगी, हमेशा से ऐसा होता है। नसीम साहब के आसाब का मुकाबला होता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते। थैंक यू सो मच आपके पेरेंट्स का। नसीम राजपूत, इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज की दूसरी अहम बड़ी खबर है जो कि अच्छी खबर नहीं है, और वो है डॉलर के हवाले से डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इंटरबैंक हो वहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्रोल है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो वहां पर भी बड़ी मंदी का रुझान देखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी खतरनाक और तशवीशनाक सिचुएशन जो है ये डेवलप हो गई है। जहां पर महंगाई की सूरत हाल है, रुपए की कदर गिर रही है, वहां पर डॉलर ऊपर आ रहा है। डॉलर को कंट्रोल किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस हवाले से मिल बैठना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम रोज बरोज देख रहे हैं कि बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के इख्तिताम पर रहा 1 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ, और इसकी अब जो नई
नई सतह है वो 305.54 रुपए, जिस पर ये आज बंद हुआ है। निगरान हुकूमत के आने के बाद अब तक नाज़रीन डॉलर 17 रुपए तक महंगा हो चुका है और मुल्की कर्जे पर 2100 रुपए बढ़ चुका है, ये बोझ बढ़ चुका है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब, CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब साहब, वेलकम टू द शो। अभी जो सिचुएशन आज डेवलप हुई है डॉलर के हवाले से भी, और हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी सारी सूरत हाल जहाँ पर मंदी का रुझान रहा है, क्या कहेंगे आप, इसकी क्या वजह है, किस तरह से अब इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सिचुएशन है, सरमायादार कहाँ पर जाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, एक्चुअली इशू ये हो गया है कि एक तो इंटरेस्ट रेट हाई की एक्सपेक्टेशन हो गई है मार्केट में, जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ज्यादा नर्वस थी जी। और ये जाहिर तो हम पहले एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इमरजेंट मीटिंग होगी, लेकिन इमरजेंट मीटिंग की जगह वो तो क्लैरिफिकेशन आ गई फाइनेंस मिनिस्टर से कि इमरजेंट मीटिंग कहीं नहीं होगी। तो लेकिन ये इंटरेस्ट रेट हाई की जो एक्सपेक्टेशन है ये मार्केट को बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट कर रही है, और इसमें बहुत सारे फंड की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रही है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा और डीवैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी आप ये बताएगा कि अभी जो आज की सिचुएशन रही है 1200 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो गिरे हैं आज, अगर हम बात करें तो ये जो गिरावट का रुझान है ये आगे चलकर कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं इसके अंदर? देखें वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें और अगर हम प्राइस टू बुक की मल्टीपल्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान के नंबर्स बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छी है। तो जो थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन पे अगर इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो ये तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन इस मार्केट में हो गई है। अगर आप रिप्लेसमेंट वैल्यू देखें और अगर आप इवन करंट ईयर की अर्निंग भी देखें, कुछ स्टॉक तो 2, 2.5, 3 टाइम्स के मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो ये ऐसे मल्टीपल तो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे ख्याल से होते हैं। तो इसमें अगर कोई लॉन्गर टर्म होराइजन पे अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर ज्यादातर लोग कंपेरिजन यहाँ पे बेच के अगर मुझे 22%, 21%, 23% अगर मुझे साल का मनी मार्केट में अगर रिटर्न मिल रहा है तो और डॉलर जो है वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डी वैल्यू हो रहा है, तो वो दूसरे एसेट क्लासेस को भी देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर रुपया अगर जरा कंट्रोल हो जाता है और इतना ज्यादा जो कंटिन्यूअस डी वैल्यूएशन हो रही है वो रुक जाती है तो एक साई ऑफ रिलीफ होगा मेरे ख्याल से। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब, CEO ग्रुप आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे। जानिब से कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम कोर्ट की खबर में आज बात करेंगे। सबसे अहम मुद्दा है और बहुत ही अहम रिमार्क्स भी आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। मामला ये था कि पंजाब इलेक्शन में उनकी ताख़ीर के मसले पर नज़रसानी की जो है पिटिशन दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और आज अदालत ने उस नज़रसानी के पिटिशन को खारिज कर दिया है। क्या रिमार्क्स रहे, क्या कार्रवाई का अहवाल रहा और क्या सूरत हाल है सारी जानते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी जुल्कनैन इकबाल। जुल्कनैन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी ये आज की जो समाअत हुई है इसका अहवाल भी आपसे जानेंगे, और ये हमें बताया गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से आज बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए गए हैं इस केस की समाअत में। वो क्या थे, क्या कहना था उनका? देखिए, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में अपना तफसीली फैसला दे चुकी है, इसलिए वो नए ग्राउंड्स को ऐड करना चाहते हैं, लिहाजा 1 हफ्ते का वक्त दे। गोया कि आज वो समाअत से कंक्लूड नहीं करवाना चाह रहे थे, उनकी कोशिश थी कि वक्त मिल जाए मजीद और 1 हफ्ता मजीद आगे चला जाए मामला, क्योंकि 16 को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है। लेकिन जजेस ने कहा कि जो आपके नए ग्राउंड है वो अदालत को इधर ही बता दें, हम आपके साथ मिल के उसका जायज़ा ले लेंगे। फिर उनके पास जब कोई और रास्ता नहीं बचा, उन्होंने अपनी आर्गूमेंट स्टार्ट की। अदालत ने बार बार उनसे एक ही सवाल पूछा कि अदालती फैसले में क्या गलती है जिसकी अब निशानदेही करके कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए। सजील सवाती का उसमें नुक्ता ये था कि केस के अंदर एक मेन नुक्ता ये था
कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। अदालत ने करार दिया कि सदर ने तारीख देनी है सेक्शन 57 के तहत, जबकि आपके सेक्शन 57 को पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी है सेक्शन 57 और 58 में। अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का आ गया है। जजेस की जानिब से इसके ऊपर कहा गया कि अब तो ये मामला खत्म हो चुका है क्योंकि वो मुकदमा अदालत डिसाइड कर चुकी है। आपका केस है नजरसानी का, अब आपने गलती बतानी है अदालती फैसले में उस वक्त के हिसाब से क्या थी। बार बार पूछते रहे। सजील सवाती का सिर्फ एक नुकता था इस पूरे के जवाब में, बात घुमा घुमा करके एक ही जुमला वो बोलते रहे कि 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जजेस पूछते रहे आइन की कौन से शिक के तहत ये इख्तियार आपको हासिल है। 218(3) बाकी जो दीगर आइन है उसको मुअत्तल नहीं कर देता, ऐसा नहीं इख्तियार देता कि बाकी आइन को इलेक्शन कमीशन माने ही ना, सिर्फ एक 218(3) के ऊपर ही चले। और उसके अंदर भी 90 दिन से आगे ले जाने का इख्तियार कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इस बात का जब वो खातिर खा जवाब ना दे सके उसके ऊपर फिर अदालत ने कहा कि आप क्योंकि कोई आपका रिव्यू का केस नहीं बना सके, लिहाजा अदालत ने अपना जो फैसला था जिसमें कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, उसका बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें ये बताएगा जुल्करनैन कि अभी जो आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है तो उसके जरिए इस डेट को चेंज करने का इख्तियार तब्दील नहीं हो सकता, जो आइन और कानून में मौजूद है उसी को फॉलो करते हुए चलना है आगे। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सजील सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो डेट को आगे बढ़ा सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक एग्जेक्टिव इदारा है, जुडिशल इदारा नहीं है, उसका इख्तियार नहीं था तारीख आगे बढ़ाना। यही अदालती फैसला भी था। चीफ जस्टिस ने इसी बात की रोशनी में कहा कि जो आइन और कानून में रास्ता दिया गया है उसके मुताबिक ही आगे जाया जाएगा। उनकी चीफ जस्टिस की बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अगर कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन ना हो तो आइन का ये तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, सुप्रीम कोर्ट को तमाम सूरत हाल से आगाह करें, फिर अदालत ही ये करार दे सकती है कि 90 दिन में इन वजूहात पर इलेक्शन होना मुमकिन है या नहीं, और अगर मुमकिन ना हुए तो अदालत ही उसको आगे कर सकती है। और खुद इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तारीख को आगे बढ़ा दे। बार बार अदालत में वो कहते रहे, सेक्शन 57 का हवाला देते रहे, लेकिन अदालत ने कहा कि तारीख किसने देनी है किसने नहीं, ये मुद्दा इस वक्त अदालत के सामने है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। जो आइन और कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक यही है जो अदालत पहले फैसला दे चुकी है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये है कि 90 दिन के अंदर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए, उससे ज़्यादा आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। बार बार अदालत की जानिब से यही बात आज इलेक्शन कमीशन को समझाई गई। ठीक है, थैंक यू सो मच जुल्करनैन इकबाल। हमें कोर्ट की खबर में इंतहाई केस की समाअत के हवाले से जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उनसे आगाह करे थे। नाज़रीन, एक बार फिर वही मसला है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इजलास भी हो रहे हैं कि करवाने किसने हैं इंतखाबात, ये इख्तियार किसका है। सदर ममलिकत को लेटर लिखा गया था कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वजारत कानून ने भी जवाबी लेटर लिखा और आगाह कर दिया सदर ममलिकत को। सियासी जमातें भी मुकम्मल तौर पर मुशावरत में हैं, इन टच हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। वो अपनी मुशावरत अपनी तजावीज़ भी सामने रख रही हैं, लेकिन मामला किसी भी सूरत पर एक करवट बैठता हुआ ऊंट ये नज़र नहीं आ रहा कि ये जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इससे निकलना कैसे और इसका हल क्या है। आईनी तौर पर इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो अभी रिसेंट उसके बयान में आया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जनवरी के आखिर में फरवरी के शुरू में ये इलेक्शन करवा सकते हैं, जो मामला काफ़ी गंभीर भी हो रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो करंट जो सिचुएशन है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सरबराह पिलडेट बिलाल अहमद महमूद साहब, उनसे हम बात करते हैं कि सिचुएशन है कि असल में जो कशमकश चल रही है इससे निकलने का तरीका क्या है। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल साहब आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का। अभी आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जो इब्हाम है पूरे मामले के ऊपर कि इंतखाबात की तारीख देगा कौन, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन है असल वो इंसान, असल वो इदारा के जो इंतखाबात की तारीख दे सकता है? और जो इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा कराया है, आपके नज़दीक इसका हल क्या है, ये किधर जाएगा मामला? देखिए, ये मामला वाकई अबहाम का है, क्योंकि आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो दो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं और उनसे उनको इंटरप्रिटेशन करने का मसला है। ठीक, इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो डिसोल्यूशन हुई है कौमी असम्बली की, ये सदर ममलकत ने नहीं की। अगर उन्होंने की होती तो फिर तो उनको हक था उसकी डेट मुकर्रर करने का, और कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज भी यही हैं
कि where the president will dissolve the assembly, he will appoint the date of the next election. ठीक। तो वो कहते हैं चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे डिसॉल्व हुई है, तो इसलिए ये प्रेसिडेंट की डिसोल्यूशन नहीं है। प्रेसिडेंट साहब का कह रहा ये है कि डिसॉल्व तो मैंने ही किया ना, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। मैं भी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, कोई और भी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, लेकिन जिसकी इंटरप्रिटेशन को सबको मानने की पाबंदी है वो तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है ये दुरुस्त है कि ये डिसोल्यूशन सदर ममलकत ने नहीं की, वजीर आजम के कहने पे की गई है। अगर वो आर्टिकल 58(2) के तहत करते डिसोल्यूशन तो फिर सदर ममलकत का इख्तियार होता डेट अपॉइंट कर। लेकिन अहमद साहब आप फरमा रहे हैं कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक नजरसानी की दरखास्त जो है उसे खारिज किया गया है। पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी वो, और उसके अंदर चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे कि आईनी मामला है, आईनी मुद्दा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए तो होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आके इसको चैलेंज नहीं कर सकती। इस पर क्या कहेंगे आप? दुरुस्त है, ये तो उससे कंट्राडिक्ट नहीं करता जो बात मैंने कही है। वो जो डेट है इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर करनी वो 90 डेज के अंदर ही करनी है। यानी उनको ये हक नहीं है कि वो 90 डेज से आगे की कोई डेट अपॉइंट कर लें। ठीक, अपॉइंट वही करेंगे लेकिन वो 90 डेज के अंदर करेंगे। तो अब आज का जो फैसला है, आज का जो डिसीजन है कि उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने ये रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। तो अगर उन्होंने खारिज कर दी है तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो ये होगा कि वो अब जो मौजूदा आने वाले इलेक्शन के बारे में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि डीलिमिटेशन पहले की जाए और उसके बाद फिर नई इलेक्शन की तारीख दी जाए। मेरे ख्याल में वो अब उसके बारे में कोई फैसला देंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर। ठीक है अहमद बिलाल साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। ले लेते हैं PMLN का भी, PMLN से ताल्लुक है, राना एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राना साहब आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मामले पर कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अब तो एक पेज पर नजर आती हुई भी नजर आ रही है हमें। नून लीग का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था इनिशियली कि इलेक्शन इतनी जल्दी होने नहीं चाहिए, 90 डेज का एक जो टाइम पीपल्स पार्टी भी ले रही है और दूसरी जमातें भी अब इसी बात पर आ गई हैं। तो अब PMLN का क्या मौक़िफ़ है? अब जब मामला इस तरफ आ रहा है कि 90 रोज़ वाला मामला ही बिल्कुल ठीक है, तो अब PMLN कहां खड़ी है? देखिए हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से यही रहा है कि जब सेंसस नोटिफाई कर देती है फेडरल गवर्नमेंट तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना है। और अब देखें जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है उस पर राय ली गई, हमारे से भी ली गई, स्टेक होल्डर से इलेक्शंस के ऊपर मुशावरत भी कर रही है ECP। इसके बाद देखें हमारा ये मौक़िफ़ है कि मेरी राय हो कि उसको जल्दी करा दें, 2 महीने में कर लें या 1 महीने में कर लें, पीपल्स पार्टी कुछ और कहे, लेकिन इसका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, जो आज़ाद है और एक आईनी अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है डीलिमिटेशन कराना। हम समझते हैं ये अगर 2 महीने में मुमकिन है इसको 2 महीने में कर लें और फिर उसके 60 दिन बाद आप इलेक्शंस कर लें, लेकिन डीलिमिटेशन का बहरहाल प्रोसेस मुकम्मल होना है और यह आइन का तकाजा है, ये भी एक आइनी अमल है। साहब अभी कुछ वक्त लगेगा ना इसको मुकम्मल होने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो अभी जो कल बयान आया है इलेक्शन कमीशन का, इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के हवाले से बयान था कि जल्द हम जारी कर देंगे, लेकिन अभी नून लीग कहाँ खड़ी है? कितनी तैयारी है इलेक्शन के हवाले से? मियाँ साहब के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन में होंगे, इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान में मौजूद होंगे क्या? देखें ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इलेक्शन स्केड्यूल अगर ECP ज्वाइन का ऐलान कर देती है और जल्द कर देती है तो कम से कम ये जो चहमगुइयाँ दिन ब दिन लगती है कि 90 दिन में इलेक्शन है नहीं है, ये आइन शिकनी है, ये आइन पमाल किया जा रहा है, कम से कम ये चीज़ें जो हैं इख्तिताम को पहुँचेगी और मुल्क जो है वो एक इलेक्शंस की डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। PMLN की अपनी तैयारियां हैं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने जो साबका वज़ीर आज़म है उन्होंने खुद लंदन में अनाउंस किया कि अक्टूबर के अंदर जो है उनकी जो वापसी है वो मुतवक्के है। फाइनल डेट क्या होती है वो हमें पता चलेगा और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तो वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके साथ मियाँ साहब भी वापस आएंगे और हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हम 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, हमने टिकट्स
ओवरऑल पेपर जमा करा दिए थे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, तो अभी भी हम इलेक्शन ठीक है राना साहब, लेकिन सियासी मामलात, ज़ाहिर है सियासी मामलात कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं अवामी मसाइल से भी। तो अवामी मसला अभी सबसे बड़ा जो है वो मुआशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान की। महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है, आपने देख लिया। और मरियम नवाज साहिबा का जो रीसेंट ट्वीट है उसमें वो कहती हैं कि PMLN अगर आती है हुकूमत में तो वो ये मसलों को बहुत जल्द हल कर देगी। ऐसा क्या लाएमल है, मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि डील तो आपकी गवर्नमेंट ने की थी रिसेंटली, अभी शहबाज शरीफ साहब डील मुकम्मल करके गए ना IMF के साथ, तो क्या प्लानिंग है? देखिए, बात यह है कि महंगाई की शरह 5% से नीचे थी जब हमारी हुकूमत 13-18 में थी। इसी तरह तरक्की की शरह भी जो है वो 6.1% पे थी। उसके अलावा बिजली जो है वो 11 रुपए फी यूनिट थी। तो फिर यहाँ जो इस मुल्क के साथ तजर्बा किया गया, एक गैर जिम्मेदार और एक आदमी को नाफिज किया गया हुकूमत के ऊपर, जिसकी जमात ने माशी तौर पे तबाही लगा दी। अब ये जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, ये फायर फाइटिंग कर रही थी। IMF का मुआहदा हमने जो है नहीं किया, ये पुराने मुआहदे को हमने मुकम्मल करने की कोशिश की और उसके नतीजे में जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आया है वो आपके सामने है। तो ये उन्हीं शराइत के ऊपर जो पहले तयशुदा थी उनको हमने मुकम्मल करने की कोशिश की, और वो उसमें बिल्कुल तकलीफ दे अमल है कि इस वक्त महंगाई है और मुश्किल हालात हैं आम आदमी के, इससे हम बिल्कुल, लेकिन अगर ये भी ना अगर हम करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता और भी बदतर सूरत हाल होती। तो हम समझते हैं कि जब हमारी हुकूमत 5 साल के लिए आएगी तो उसके अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस 13-18 में थी, वही परफॉर्मेंस जो है इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर। तो वक्त बताएगा। राना एहसान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। बडग्राम में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, लेकिन लकीली उन तमाम लोगों को सेव कर लिया गया था चेयरलिफ्ट वाले मसले से। लेकिन वहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। कि अभी जो वहाँ पर चेयरलिफ्ट के सारे मामलात थे, सारे ऑपरेशन थे, वो मुअत्तल हो चुके हैं। और वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर तदरीस का जो अमल है वो भी मुअत्तल है, जो बहुत कंसर्न सिचुएशन पैदा होती भी नज़र आ रही है। वहाँ पर क्या इस वक्त हालात हैं, कितना काम हो रहा है, चेयरलिफ्ट का मामला जो है वो कल हो जाएगा, तालीमी सरगर्मियाँ क्या है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर सैयद हमाद साहब ने। थैंक यू सो मच हमाद साहब आपके वक्त का। अभी बड़ा कंसर्न है हमें इस हवाले से कि ये जो चेयरलिफ्ट वाला मसला था, वहाँ पर अभी पाबंदी है चेयरलिफ्ट पर, लेकिन तदरीसी अमल भी तो बड़ा मुतासिर हो रहा है ना। केबल कार जब चल नहीं रही, बच्चे स्कूल पहुंच नहीं रहे, तालीम उनकी मुतासिर हो रही है। मैडम, प्रोसेस तो असल में देखें, ऑलरेडी इसके ऊपर जो NOC वाली केबल कार्स थी वो तो ठीक है, उनमें तो कोई मसला नहीं, जिनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहती है और टाइमली इंस्पेक्शंस होते हैं। ये जो नॉन NOCs थी उनकी प्रॉब्लम थी, तो वो भी वो चेक की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है, जिसकी पेपर वर्क पूरे नहीं है, जिसकी रेगुलर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स नहीं है, एक्सपीरियंस जिनके मतलब रेगुलर मेंटेनेंस जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उसके इसका पास्ट हिस्ट्री सही नहीं है, तो उन सबको बंद किया जा रहा है। तो देखें, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है तो हम लोगों की मतलब जिंदगी में मुश्किलात की बजाय आसानी लाना। लेकिन हमाद साहब, अभी इलाके में ट्रांसपोर्टेशन का बताएगा क्या निज़ाम है? कोई मुतबादिल जरिया मौजूद है जिससे लोग अपनी मामूलाती जिंदगी जो है वो बहाल रख सकें? मैडम, आपकी बात दुरुस्त है, पर आप देखें ये ऐसी जगह है ना, जो हेमलेट जिनको इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हेमलेट जैसी जगह, छोटे पहाड़ के ऊपर 2 के 3 घर हैं। अच्छा। एक गांव में मैक्सिमम उसमें 50-60-100 बंदे हैं। अब उसके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो ऐसी मतलब इतना फास्ट फ्लंग है कि इसका कोई मतलब देयर इज नो कंसीवेबल वे टू मेक ए रोड देयर, टू मेक ए ब्रिज फॉर 50 पीपल टू उस लेवल पे। और वो ऐसा है कि आपको यू कैन नॉट इमेजिन इन योर कि किस तरह की ये रिमोटनेस है, ये इतनी रिमोटनेस है कि इसकी कोई आपको आइडिया नहीं है। तो उधर तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना रियलिस्टिकली है, वर्क इज बीइंग डन, पर मतलब ये लोग एक घर है, एक पहाड़ के ऊपर एक घर है, दूसरे पहाड़ के ऊपर दूसरा घर है, तो उसका कोई और अल्टरनेटिव है नहीं स्टेट के पास। तो जितना हो सकता है इसकी जो प्रॉपर प्रोसेस है उस तरीके से किया जा रहा है। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद हमाद हमारे साथ मौजूद थे और सारी सिचुएशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।